इमरान खान साहब ने अपना एक और कार्ड खेलने का फैसला कर लिया है और बाकायदा अब अनाउंसमेंट हो गई है कि इमरान खान साहब दिसंबर के वस्त से यानी मिड ऑफ दिसंबर 14 दिसंबर से वो पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये सिविल नाफरमानी की तहरीक होती क्या है, ये चलती कैसे है, इससे पहले इसका क्या इम्पैक्ट आया, ये चीज़ें मैं इस वीलॉग में आपके सामने अभी रख दूँगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसे आप सुन लें। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई हैं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुन अभी तक लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है कि हम 13 दिसंबर को पेशावर में शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए अजीमुशान इज्तिमा मुनक्कद करेंगे। यानी मुल्क वहाँ पहुँच गया है कि आपके सामने अब कत्ल गारतगिरी हो गई है और उन्होंने 13 तारीख इमरान खान साहब ने दी है। 13 तारीख को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होने जा रहा, पाकिस्तान के बाहर भी कुछ होने जा रहा है यूरोप में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूरोप वाला पोर्शन है उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और वो ये कह रहे हैं कि हॉलैंड के अंदर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जहाँ से आलमी सतह के मामलात उसके सामने रखे जाते हैं। जो बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हॉलैंड में, उसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहरा करने का ऐलान किया है 13 दिसंबर बरोज़ जुमा। अच्छा, वापस चलते हैं इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की जानिब। उसी दिन जब इमरान खान साहब के लोग पेशावर के अंदर एक अजीमुशान इज्तिमा मुनक्कद करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे अपने शहदा को, उनकी फैमिलीज़ को वहाँ बुलवाया जाएगा, तो उस वक्त बैरून मुल्क में ये हो रहा होगा या उस टाइम का जो डिफरेंस है उसके साथ, लेकिन वहाँ पे भी बाकायदा पाकिस्तानी अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा, इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की भी दावत दी जाएगी क्योंकि ये सियासी शोहदा है। और मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। अब इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस की एक तहरीक वो चलाने जा रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने पहले खबरदार किया कि मैं 5 रुकनी एक कमेटी बना रहा हूँ। इस कमेटी के साथ बात करके 13 तारीख तक, 13 दिसंबर तक, एक हफ्ता भी बाकी है, कि 13 दिसंबर तक आप मामला तय कर लें, वरना 13 तारीख को जो पेशावर में हम लोग एक बहुत अजीमुशान किस्म की एक जलसा करेंगे, एक खराज तहसीन पेश करेंगे अपने शोहदा को, तो उसी दिन फिर हम अपनी तहरीक का ऐलान भी कर देंगे जिसको सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी की तहरीक कहा जा रहा है। इमरान खान ने 2 मुतालबात रखे। पहला मुतालबा ये है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों को रिहा किया जाए जिन्हें ज्यादती करके अंदर रखा हुआ है। नंबर 2, इमरान खान साहब का मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अब ये जो जुडिशल कमीशन इमरान खान साहब मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बना दें जो 9 मई की भी शफाफ तहकीकात कर ले और 26 नवंबर की भी शफाफ तहकीकात कर ले कि इन दोनों दिनों में क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार है, किसने क्या किया, और दोनों की इमरान खान साहब CCTV फुटेज की बात करते हैं। बहरहाल एक दरख्वास्त जो है वो एक मुद्दई की जानिब से आई है इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ अनीस शहीद की फैमिली की जानिब से, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। वो मुबैना तौर पे अदालत में गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, अभी तक उनकी दरख्वास्त सामने नहीं आई। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, आजकल में, उनकी दरख्वास्त भी सामने आ जाए। कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई, उन्होंने कहा जी मेरी कमेटी में उमर अयूब, साहबजादा हामिद रज़ा, गंडापुर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर, ये 5 लोगों पे शामिल होगी मेरी कमेटी, इमरान खान ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर 2024 से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी तहरीक के नतीजे में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र को महदूद कर दें। यानी जो बाहर पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में जो पैसा भेजते हैं उस पैसे से पाकिस्तान चलता है, या एक बड़ा हिस्सा है वो पैसा पाकिस्तान की तरक्की के लिए या पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मिकदार में पैसा भेजते हैं बाहर से। अगर वो अपना पैसा महदूद कर लें
या सिर्फ उतना पैसा भेजें जितना ज़रूरत के तहत इस्तेमाल हो सकता हो, तो ऐसी सूरत में हुकूमत को बड़ा तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने जो है वो हुकूमत की जो कमज़ोर जगह है वहाँ पे हिट लगाई। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र को या जो रेमिटेंसेज वो भेजते हैं उनको महदूद करें और बाइकाट रेमिटेंसेज मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में हम इससे भी आगे जाएंगे। अब ये सिविल नाफरमानी तहरीक होती क्या है, ये ज़रा थोड़ा सा आप देख लें। अलीमा खान साहब ने भी कंफर्म किया कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बाकायदा फ़ैसला कर लिया और वो तैयार हो गए हैं अपना आखिरी कार्ड खेलने के लिए, और ये कार्ड हुकूमत को तंग करेगा। देखिए ना, पहले ही उनकी टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे। IMF से जब उन्होंने कर्जा लिया तो जो आदाद शुमार बता कर लिया वो गलत साबित हो रहे थे बार बार। फिर IMF ने बहुत टाइम लिया इस सारे मामले में। फिर IMF से जो इन्होंने वादे किए वो भी ये पूरे नहीं कर पा रहे। अब जो टैक्स कलेक्शन करनी थी उसके अंदर भी ये सैकड़ों अरब पीछे जा रहे हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे। मिनी बजट का खतरा पाकिस्तान के सर पे मंडला रहा है। हुकूमत महंगाई बार बार बढ़ाने पर मजबूर है। ये मुंह से महंगाई सस्ती कर रहे हैं सिर्फ। आप मुझे बताएं ना, आप में से कोई भी दिल पर हाथ रख के कि कोई एक चीज़ आपके घर में आज सस्ती आ रही हो, तो फिर महंगाई कैसे कम हो रही है? हम कोई बेवकूफ़ हैं, रोटी को चोची कहते हैं, हमें समझ नहीं आती। पेट्रोल पहले से ज़्यादा महंगा है, डॉलर पहले से ज़्यादा महंगा है, आटा पहले से ज़्यादा महंगा है, चीनी घी और दालें पहले से ज़्यादा महंगी है, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें पहले से ज़्यादा महंगी हैं, बिजली और गैस जो है वो कई गुना कीमत बढ़ गई है, और ये मुंह उठा के कह देते हैं जी हमने महंगाई कम कर दी है। तो पाकिस्तानी कैसे यकीन करेंगे इस बात पे कि महंगाई कम हो गई है? ये तो मानने में नहीं आता, लॉजिकली नहीं लगता। हर आदमी के घर का बजट उठा के देख लें, वो 2 गुना 3 गुना हो गया और उसकी आमदन बढ़ी नहीं है, और ये मुंह उठा के कहते हैं जनाब महंगाई कम हो गई है। एक्चुअली ये मुंह से महंगाई कम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर महंगाई कम नहीं कर रहे। और ये महंगाई मजीद इनको बढ़ानी पड़ जाएगी अगर ये अपने टारगेट अचीव नहीं करते। तो पहले ही जो हुकूमत अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रही, उसके ऊपर अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक का डंडा इमरान खान साहब ने चला दिया तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अच्छा, अब ये सिविल नाफरमानी की तहरीक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप ये बात अपने जहन में रखें कि जो लेटेस्ट हिस्ट्री है उसके अंदर पिछले 100 साल में एक सिविल नाफरमानी तहरीक इस खित्ते में और भी चली थी। इमरान खान साहब ने 2014 में एक कोशिश की थी, लेकिन वो बड़ी छोटी सी कोशिश थी, वो वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन महात्मा गांधी ने 1930 में एक सिविल नाफरमानी की तहरीक अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाई थी, और अंग्रेज़ सरकार ने उस वक्त कुछ ऐसे कवानीन मुतारिफ़ करवाए थे जिससे जो इस खित्ते के लोग थे वो बहुत परेशान थे। ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर एक टैक्स लगा दिया था कि नमक जो है वो उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा आम आदमी को, और साथ ही साथ आप अपना नमक भी नहीं पैदा कर सकते। तो इस पे गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च किया था। महात्मा गांधी ने यह मार्च जब शुरू किया था तो उनके साथ 78 साथी थे, यानी 78 लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अपना मार्च शुरू किया और समुंदर की जानिब वो चल पड़े थे। 24 दिनों में वो समंदर तक पहुंचे और समंदर के पानी में उन्होंने खुद को नहलाया और पैगाम दिया पूरे भारत को कि आप मुफ्त में नमक हासिल कर सकते हैं। ये नॉर्मली पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल की जाती है, कई सदियों पुरानी इसकी तहरीक है सिविल डिसोबीडियंस की। ये नॉन वायलेंट होती है, यानी इसके अंदर किसी किस्म का तशद्दुद का आंसर नहीं होता। इसमें तरीकाकार ये इख्तियार किया जाता है कि हुकूमत को मजबूर किया जाए ऐसी चीज़ों से कि वो अपने फ़ैसले बदलने पर तैयार हो जाए, या हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए ताकत के इस्तेमाल के बगैर। यानी इसमें तशद्दुद का कोई अंसर नहीं होता, इसमें कोई कानून ब्रेक नहीं हो रहा होता। यानी 1850 की दिहाई में अमेरिका में कई ग्रुप्स ने इस तरह की तहरीकें चलाई थी। ख़ास तौर पे जो स्याह फाम अमरीकी हैं उन्होंने अपने हकूक़ के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाईं और उनमें कुछ कामयाब भी हुई, और उन्होंने अपने राइट्स लिए भी। जो ज़्यादतियाँ उनके साथ होती थी, जो नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ होती थी, उनके खिलाफ वो खड़े हुए थे और बार बार खड़े हुए थे। इमरान खान साहब ने हुकूमत को पूरा मौका फ़राहम किया कि आप हमें इस मामले में इंसाफ फराहम कर दें, लेकिन लोग तो नाको नाक भरे हुए हैं। देखें, पाकिस्तानी जो है वो बहुत परेशान है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अब इमरान खान साहब की ये जो एक अपील है, क्या इसके ऊपर कामयाबी होती है और लोग इस पर लब्बैक कहते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसमें फर्दर ये हो सकता है कि लोग बिल जमा ना करवाएं, लोग जो है हुकूमत के वाजिबात अदा ना करें और वो सारे पुरअमन तरीके इस्तेमाल करें जो हुकूमत की मशीनरी को चलने से रोक दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सिविल नाफरमानी की एक तहरीक भी हुकूमत के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। क्या हुकूमत इसका बोझ उठा पाएगी?
इमरान खान को काबू करने के सारे हथकंडे क्यों नाकाम हो रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें आप। मैंने इस पर एक छोटी सी तहरीर जो है वो रखी है और इसके ऊपर एक फैक्चुअल जो एनालिसिस है मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुआ क्या है कि जब से लेकर इमरान खान साहब जेल में गए तब से अब तक 5 मरतबा डील्स की ऑफर उनकी जेब में पड़ी थी। 5 मरतबा, 3 मरतबा पहले रिपोर्ट आउट था, 2 मरतबा अब डील उनको दी गई है। इस वक्त भी इमरान खान साहब के पास एक डील उनकी जेब में पड़ी है, लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम ऑफर्स को अब तक रद्द किया है। इमरान खान साहब अपनी सियासत में बार बार कहते हैं मलंग आदमी हूँ, मलंग आदमी हूँ, मैं गुजारा कर लूँगा। तो जो सबसे खतरनाक चीज़ हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान साहब ने जेल में रहने सीख लिया है। यानी वो जेल में रह रहे हैं तो ये उन्होंने सीख लिया कि जेल में कैसे रहते हैं। इससे पहले जितने भी लीडर्स जेलों में जाते थे ना, वहाँ एस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा 2 चीज़ें होती थी या दोनों में से एक चीज़ होती थी जिसकी बुनियाद के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई डील जो है वो ऑफर करके अपनी शराइत के ऊपर मामलात को मनवा लेती थी और डील की जाल में वो सियासतदान या वो लीडर फंस जाता था। ये 2 चीज़ें कौन सी थी? नंबर 1 ये है कि जो कैदी होता था सियासी लीडर, वो जेल में रहना नहीं सीख पाता था। यानी बहुत सारे सियासी लीडर हैं वो जेल में जाती उनकी हवा निकल जाती है, वो जेल में रहना सीख ही नहीं पाते। और दूसरी बात ये होती थी कि जो जेल में कैदी लीडर मौजूद होता था उसके जेल जाने से पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इन 2 चीज़ों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया हमेशा पाकिस्तान के निज़ाम ने या मुक़्तदरा ने, और उन्होंने इसकी बुनियाद के ऊपर मजबूर किया कि आप डील कर लें वरना देखें लोगों को फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, या ये देखें जेल की सख्तियाँ ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। तो अब इसमें आप मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी को लें तो उन्होंने जेल काटना सीख ली। हालांकि उनके ऊपर जेल में वो सख्तियाँ नहीं थी, चंद दिनों के अलावा जब जरदारी साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जुल्म करवाया था उसके अलावा कोई इतनी सख्तियाँ उनके ऊपर नहीं थी, लेकिन जरदारी साहब ने जेल में रहना सीख लिया था। लेकिन उनके जेल में रहने से पाकिस्तान के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो फिर जरदारी साहब की वक़्त नहीं थी। नवाज शरीफ साहब जो हैं जेल में उनके रहने से पाकिस्तानी अवाम को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ रहा था, लेकिन नवाज शरीफ जेल में रहना सीख नहीं पाए और वो जेल को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वो हर दफ़ा भाग गए। अब एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो जेल में भी रहना सीख लिया उन्होंने और उनके जेल में जाने से अवाम को फ़र्क भी पड़ता था। लेकिन इमरान खान साहब जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निस्बत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर उनकी मकबूलियत शायद ज़्यादा है और वो जेल में मुश्किल तरीन हालात में रहना भी सीख चुके हैं। दूसरा ये कि भुट्टो साहब को इमरान खान साहब जैसा जो है वो ना सोशल मीडिया मिला और ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में उनको ऐसी सपोर्ट मिली। यानी आज इमरान खान साहब को जैसा एक मीडिया मैसर है, भुट्टो साहब का कंट्रोल मीडिया था, अखबारात होते थे वो लिख ही नहीं पाते थे, तो हालात बड़े अजीब थे। फिर भुट्टो साहब की जो सपोर्ट थी वो एक मखसूस एरियाज़ में ज़्यादा थी और बहुत सारी जगहों पे नहीं थी। इमरान खान साहब की चारों सूबों में यकसा सपोर्ट है, बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी और GB में हर तरफ इमरान खान साहब की पूरी सपोर्ट है और उनके पास एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सूरत में बहुत बड़ा हथियार है। तो इन चीज़ों को जब आप प्लस माइनस करके देखते हैं तो इमरान खान साहब को ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो वो जेल काटना भी सीख चुके हैं, दूसरा उनके जेल में होने से अवाम को बहुत फ़र्क पड़ रहा है और वो फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ये वो वजूहात हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब तक इमरान खान साहब के साथ कोई डील कामयाब नहीं कर पाई। फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब जेल में रहना ना सीख पाते तो हो सकता है डील करनी पड़ती, या इमरान खान साहब के जेल में जाने से पब्लिक को फ़र्क ही ना पड़ता, लोग कहते ठीक है और भी गए ये भी गए, तो तब भी शायद इमरान खान साहब को बाहर आने के लिए कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ता। लेकिन ये दोनों चीज़ें इमरान खान साहब के हक़ में जा रही हैं, लिहाजा किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ हो नहीं रहा। नाज़रीन, एक और चीज़ बड़ी काबिल गौर है और वो चीज़ ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब को तमाम धोखा देने वाले लोग या इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन और या वो मीडिया जो PMLN का बहुत हमायती है, ये सारे रल के जैसे बुशरा बीबी को पै गए हैं ना, इसका मतलब है कि बुशरा बीबी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जो ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे बुशरा बीबी के ऊपर अटैक किया जा रहा है उस मीडिया की जानिब से जो PMLN को सपोर्ट करता है या एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, और दूसरा जो है एस्टेब्लिशमेंट के जितने आलाकार हैं या जितने इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं या जिन लोगों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया है वो सारे बुशरा बीबी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बार बार अभी हाल ही में बुशरा बीबी के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। तो इसका एक वाज़ेह मतलब तो यह है कि बुशरा बीबी को मैनेज नहीं किया जा सका। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि वो डील करके बाहर आई, तो वो दावा भी हवा हो गया है। और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि वो डील के नतीजे में बाहर आई, अब वही लोग अपना मुंह काला कर रहे हैं, नहीं जी नहीं, बुशरा बीबी तो बात ही नहीं सुन रही, वो बात मान ही नहीं रही। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो वो ऐसा कर रही है बुशरा बीबी कि सारा फोकस शिफ्ट होकर उनके ऊपर आ रहा है
मुखालिफिन का। नाज़रीन, एक खबर और है, उमर अयूब साहब को गिरफ्तार किया गया था और दीगर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो अदालत ने उनको बुलवाया था, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, लेकिन उस अदालत में उन्हें कल पेश नहीं किया गया। इसके ऊपर अदालत ने तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी कर दिया है। उमर अयूब साहब के पास और दीगर कुछ लोगों के पास ओमनी बेल मौजूद थी। उन्हें गिरफ्तार करने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोक रखा था, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। जिन लोगों ने गिरफ्तार किया वो लोग उन्हें अदालत में पेश नहीं कर सके या अदालत में उनको नहीं लेकर आए। इस बिना के ऊपर यानी उन्हें गिरफ्तार किया गया था जेल के अहाते से। इस बिना पे अब उनके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत का एक नोटिस जारी किया गया है। देखते हैं इस नोटिस का क्या बनता है। नॉर्मली तो ऐसे नोटिस के बारे में बाबर एवान साहब ने क्या बात की थी एक दौर में कि नोटिस मिले कख ना हिलिया, क्यों सोने का गिला करा, मैं तो लख वरी बिस्मिल्लाह करा। और मुझे बाबर एवान साहब को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे वो वाला मामला याद आ जाता है। तो आजकल अदालती नोटिस की हैसियत कुछ ऐसे ही है। एक और चीज़ नाजरीन बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई कि जिस कादी फ़ायद ईसा के लिए बगलें बजाई जा रही थी, रोला डाला जा रहा था, हमला हो गया, जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, फलाह हो गया, कादी फ़ायद ईसा के ऊपर हमला हो गया, कुछ भी नहीं हुआ था। लोग एहतजाज कर रहे थे। वो बरतानिया है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। वो पाकिस्तान तो नहीं है कि यहाँ पे आप एक नारा लगाएंगे तो आपके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा या आपको डिजिटल दहशतगर्द करार दे के कई महीने जेल में रखा जाएगा। वो पाकिस्तान तो नहीं है, वो तो बरतानिया है। तो बरतानिया के अंदर ये हुआ कि जो कादी फ़ायद ईसा साहब के ऊपर हमले वाला मामला था वो केस बंद हो गया और अभी आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि ख्वाजा आसिफ की धमकी वाला केस भी बंद हो जाएगा। वहाँ पे ये बार बार जलील और रुसवा क्यों होते हैं? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है, और जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती है वहाँ पे मुमकिन नहीं होता कि आप झूठ की बुनियाद के ऊपर कोई चीज़ घड़ लें। एक तरफ तो कादी फ़ायद ईसा साहब की जिल्लत जो है उसके ऊपर एक स्टैंप लग गई है, दूसरी जानिब एक मरतबा फिर ख़त लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और उन्होंने कहा जी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के फैसले तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर कर दिया जाए। ये मुतालबा नादरीन किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और याया अफरीदी साहब को ख़त लिख कर, और यानी 2 दर्जन से ज़ायद दरखास्तें इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। और ये दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद भी हो सकती हैं और मंजूर भी हो सकती हैं। अगर दरखास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी और ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबर्स के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। लिहाजा जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मुअख्खर किया जाए और 26वीं जो आईनी तरमीम है उसके खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर और मैंने 31 अक्टूबर के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया था, मगर इस फैसले के बावजूद रजिस्ट्रार की जानिब से इन दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अब जज साहब ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट के सामने इनको लगाया जाए। अगर ये मामला फुल कोर्ट के सामने आ जाता है तो 26वीं आईनी तरमीम अज खुद उड़ जाएगी और 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक्चुअली जो काम होना था वो तो हो गया कानून साजी के ज़रिए से। जो मामला तय होने थे वो आप सारे जानते हैं, वो तो हो गए। तो अब 26वीं तरमीम जो है वो क्या बेचती है, अगर वो ख़त्म भी करनी पड़ जाए वसी तर मुल्की मफाद में तो वो ख़त्म भी हो सकती है। रुकन कौमी असम्बली अजीमुद्दीन लखवी साहब को चेहरे पर जख्मों समेत 10 दिन के बाद जबरी गुमशुदगी से रिहा कर दिया गया है। अब जस्टिस याया अफरीदी साहब को ये देखना होगा कि क्या जो सहूलतकारी इगवा बराए बयान या जबरी गुमशुदगियों के लिए कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में हो रही थी, क्या वो अब भी हो रही है? एक मेंबर कौमी असम्बली है, 10 दिन तक जबरी तौर पे लापता रहा, अब वो वापस आया तो उसके चेहरे के ऊपर जख्म भी हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई अदालत नोटिस लेगी, कोई इसके ऊपर बात करेगा? मुझे नहीं लगता कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। और अगर इसके ऊपर बात नहीं हो रही तो फिर इस मुल्क में ना रूल ऑफ लॉ है, ना किसी किस्म का जो है वो इंसाफ है।